जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम आदिल शेख है और मैं हाजिर हूं आपके साथ अपना वीलॉग हेजबनी के साथ। ईरान और अमेरिका की जंग तो बहरहाल किसी न किसी तस्वीर तक पहुंच ही जाएगी। दोनों पहलवानों को ये है कि उनकी कौम को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उनका लीडर या उनकी कौम हार गई है। और यकीनी तौर पे अमेरिका तो इसलिए नहीं चाहता कि उसके पास तो अगर इतनी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है तो वो कहता है कि भाई अगर मैंने इतनी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत हासिल की है तो मुझे ईरान को हराना ही है। अगर वो अमेरिका ईरान से हार जाता है तो समझिए कि वो तब सब कुछ हार जाएगा, वो उसके पास पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। जबकि ईरान के पास तो पल्ले है ही नहीं, तो उसके पास तो एक जज्बा शहादत है, तो ईरान तो लड़ेगा। उसको तो वो तो मरने मारने को तैयार है, क्योंकि उसको मरने से तो कोई खौफ नहीं है। तो अमेरिका कितना मारेगा? एक आदमी जो एक कौम जो पहले ही मरने को तैयार है, बल्कि वो चाहती है, उसे शहादत चाहिए, उसे शहादत की खुशी हासिल करनी है, तो वो तो पहले ही कहती है कि आइए मारिए। ये यहाँ पे कहते हैं हम आपकी तहजीब बर्बाद कर देंगे, वो तमाम लोग रोडों पे निकल के आ जाते हैं। तो जब ऐसी कौम के साथ पाला पड़ जाए तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि अपनी फेस सेविंग करें, अपनी इज्जत बचाएं और वापस अपने घर को चले जाएं। तो अब वो तस्फिया बहरहाल हो जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करे और इस मामले को किसी न किसी करवट बिठा दिया जाए, जो कि बहरहाल बैठ ही जाना है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि एक तरफ सदर ट्रंप पूरी ईरान को से लड़ने को तैयार हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल हो जाए, उनके साथ ईरान को मारने के लिए उनके साथ जमा हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा। तमाम दुनिया इस बात को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि ये गैर ज़रूरी गैर कानूनी जंग है और ये सदर ट्रंप या अमेरिका की अपनी जंग है और पूरी दुनिया को इसमें शामिल नहीं होना है। इस बात को और दीगर जो भी दखम लगे हुए मेरे बहुत सारे वीलॉग आप देखते रहिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको लाइक एंड शेयर भी कर देंगे तो बहुत सारे दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप मेरे वीलॉग बहुत सारे जो मैं पहले करता रहा हूँ उसमें मैंने बड़े अच्छे से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भाई पहले यूरोप और गल्फ़, जैसे मैंने बताया ना कि एक दफ़ा मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई उनकी जो चीप गैस सप्लाई थी फ्रॉम रशिया उसको काट दिया गया, उसको ब्लास्ट कर दिया गया। जब यूरोप की समझ में आया उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी थी कि भाई उस वक्त उनकी इकॉनमी बैठ चुकी थी। इधर गल्फ़ ने अड्डे दे के पैसे दे के पूरी उनके पाउंड हो के सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल बरसाए, जब ड्रोन्स भेजे तो वहाँ पे अमेरिका नहीं था। तो एहसास इन तमाम ममालिक को हो चुका है कि अमेरिका उनके साथ किसी बुरे वक्त में साथ खड़ा हुआ नहीं है। जब इस सूरत हाल को उन्होंने देखा तो और उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि जंग से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूरोप एक दफ़ा जंगे दोयम से बर्बाद होकर अपने आप को देख चुका है कि जंग में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूरोप तो जंग में नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। अरब्स को लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, ना उन्हें लड़ना आता है, ना वो लड़ना चाहते हैं, ना उन्हें लड़ने की ज़रूरत है। तो भाई ना यूरोप लड़ने आ रहा है, ना अरब्स लड़ने आ रहे हैं, ना गल्फ़ स्टेट्स लड़ने आ रही हैं। और चाइना वो तो धंधे का बंदा है भाई, वो तो बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बिजनेस करो, सारे लोग मेरे साथ मिलकर कारोबार करो, तुम भी अर्न करो, मैं भी अर्न करूँ। वो दूसरी बात है कि चाइना ज़्यादा बिजनेस कर लेता है, ज़्यादा अर्न कर लेता है, ज़्यादा प्रॉस्पर होता चला जा रहा है। बहरहाल ये उसकी मेहनत है या उसकी जो भी कह लीजिए उसकी एफर्ट्स हैं, उसकी थॉट प्रोसेस है कि वो किस तरीके से सोचता है। और अपनी कौम को इतनी बड़ी आबादी को उसने सतह गुर्बत से बाहर निकाल लिया। तो मामला क्या हुआ कि दुनिया में अब कोई ममालिक जंग करने को तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जाए? इन तमाम मुल्कों ने अब मिलकर, जैसे पहले ब्लॉक्स बने हुए थे ना अमेरिका के अंडर, जिसमें सब चीज़ें उनका जो था मिलिट्री लड़ाई उड़ाई के लिए, दैट वाज नेटो कि एक मुल्क पे हमला, हर मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। तो पता चला वो अमेरिका किसी पे शौक करता था लड़ने का तो सब लोगों को बुला लेता था। देखो भाई आर्टिकल 5 के तहत आप सारे लोग आ जाइए, हमने लड़ने जाना है अफगानिस्तान से, इराक से, लीबिया से, इन लोगों से लड़ने जाना है तो आप साथ आ जाए। सब साथ आ जाया करते थे। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब यूरोप सोच रहा है कि भाई ये गलत है, कनाडा सोच रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
अब इन तमाम मुल्कों ने और इस सबके अंदर जो अहम रोल प्ले किया है ना, मैं आपको 1, 2 या 3 बड़े कॉम्प्रिहेंसिव व्लॉग्स दूंगा कनाडा के ऊपर, मार्क कार्नी के ऊपर। आपको मैं बताऊंगा ये जो मार्क कार्नी है, कैनेडियन वजीर आजम, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ये कोई आम पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये एक बैंकर है जिसने क्राइसिस में, जो 2008 का लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस था, उस वक्त उसने यूरोप को क्राइसिस से निकाला था और बहुत 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 सुलझा हुआ और बहुत सेंसिबल इंसान है ये। और ये सिर्फ नारों वारों पे यकीन नहीं रखता, इसको पावर दूसरे तरीकों से हासिल करने का शौक नहीं है। इसने बहुत प्लान के साथ तमाम जो 2 बड़े ग्रुप्स बने हुए थे, एक तो है आपका यूरोपियन यूनियन और दूसरा है सीपीटीपीपी। अच्छा, उसका मैं आपको बता सकता हूं कि वो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इस सीपीटीपीपी में 12 ममालिक थे। अब मैं बताता हूं उनके नाम। अच्छा, अब आप एक गौर कीजिएगा, इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके टाइम मैं ज़रूर ले रहा हूं, लेकिन देखिए अगर एक बात को, पूरी दुनिया की चाल कैसे चलनी है आगे, आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे करने हैं, कारोबार कहाँ करना है, बच्चे को कौन से मुल्क में भेजना है, कौन से नहीं भेजना है पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो भैया पूरी दुनिया को समझना होगा ना। जब आप ढंग से समझ लेंगे तो आप जो है इससे उससे नहीं पूछ रहे होंगे या गलत डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होंगे। आप ये सुन लीजिए, ये जो रिसर्च पे छोटी बहुत दाएं बाएं से करके लेके आता हूँ, सिर्फ ये सोच के कि जनाब जो बिजनेस के लोग हैं वो समझ सके कि आइंदा हमने कहाँ बिजनेस करना चाहिए, और जो अब्रॉड जाना चाहते हैं वो अपने सोच सके कि कौन से ममालिक में जाके हम फ़ायदेमंद रहेंगे, हमें फ़ायदा रहेगा, और कौन से ममालिक में हमें फ़ायदा फ्यूचर में नहीं रहेगा। तो उसमें मैं बता दूं कि इस सीपीटीपीपी में जो ममालिक थे, 2 ग्रुप बताया ना मैंने, आप एक दूसरा यूरोपीय यूनियन है, वो भी मैं बताता हूं। दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम एंड यूके। ठीक, ये तो जनाब एक ग्रुप में थे पहले, ये इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं। ठीक, ये इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल नहीं है, ये वो नेटो की तरह के ग्रुप नहीं है जिनकी कोई अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन ये मुआशी ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के हवाले से बहुत सारे अपने कायदे कवानीन बना लेते हैं, और अपने और ये ग्रुप भी कोई छोटे ग्रुप नहीं है, मतलब इनके अंदर 15% ग्लोबल जीडीपी का इन 12 ममालिक के अंदर के पास है, मतलब इट्स अ बिग इकोनॉमिक ग्रुप। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक हैं। जब ये यूरोपीय यूनियन और सीपीटीपीपी जो है आपस में जब मार्क कार्नी की कोशिशों से इकट्ठे होकर एक नया मुआशी ग्रुप बनाते हैं, तो टोटल 40 ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं। यानी मैं पॉइंट, 40 ममालिक का एक यूरोपियन, इसको आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज कनेक्टेड, जिसको लीड कर रहा है कनाडा। इसमें अमेरिका नहीं है, माइंडेड, इस पूरे ग्रुप में अमेरिका नहीं है जी। मैं आपको अब इनके तमाम तर नाम बढ़ के बता दूं। अब दोनों को जब मिलाते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स में आपको यूरोप के नाम पहले आ जाएंगे क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल है। ये बात नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए एक एक मुल्क आपको मैटर करता है। आप अगर पढ़ने भेज रहे हैं बच्चे को यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई अब ये क्या अमेरिकन ग्रुप में है या चाइनीज़ ग्रुप में है या ये यूरोपियन ग्रुप में है। तो आपको ये सब चीज़ जहन में रहनी चाहिए। तो मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप देखते रहिएगा, उस साइड में हम आपको लिख के भी दिखा रहे हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, पोर्चुगल, ग्रीस, बल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, मॉन्टेनीग्रो, कोसोवो, मोल्दोवा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, बहरीन, कनाडा, चिली, पनामा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नाइजीरिया, सोमालिया, मार्शल आइलैंड। ये सारे ममालिक जो हैं भाई,
ये सारे उस यूरोपियन ग्रुप में लेड बाय कनाडा, लेड बाय मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये ग्रुप बन रहा है। अभी देखिए इस ग्रुप में ग्रुपिंग हो गई है, दोनों ग्रुप जो थे ये दोनों नजदीक आ चुके हैं, दोनों एक हो चुके हैं, अंडरग्राउंड वर्किंग चल रही है। इस पूरे उसमें G7 के कमोबेश तमाम ममालिक मौजूद हैं मासिवाय अमेरिका के। अगर ये ग्रुप बनेगा, देखिए आखिर में मैं इसमें एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो वाकईतन आपको कहेगी कि दिस इज द समथिंग बिग इज गोना हैपन। दुनिया में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जस्ट इंतजार कीजिएगा, पूरा मेरा व्लॉग देखिएगा। आखिरी बात जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ओके, ये मामला अगर ऐसे होता है तो यकीनी तौर पे दुनिया बड़ी शिद्दत से तब्दील हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक ग्रुप बता दिया। अब दूसरा ग्रुप है ऑलरेडी, वो 2019 से बनना शुरू हुआ है, ब्रिक्स। अच्छा, अब ब्रिक्स के भी, अब पहले जैसे मैंने आपको तमाम ममालिक के नाम बताए, अब मैं आपको ब्रिक्स के ममालिक भी के नाम भी बता रहा हूं। और ब्रिक्स तो पॉपुलर ग्रुप है बहुत ज़्यादा ना, ब्रिक्स से तो सदर ट्रंप की बहुत ज़्यादा जान निकलती है कि वो कहते हैं कि भाई ब्रिक्स जो है इज अबाउट टू ब्रिंग न्यू ग्लोबल करेंसी। ब्रिक्स के नई न्यू ग्लोबल करेंसी ला चुके हैं, आजमा चुके हैं, और वो उसको आपस में वो ऑलरेडी ट्रेड कर भी रहे हैं अपनी करेंसी के अंदर। वो बार्टर में एक दूसरे की करेंसी के ऊपर भी जो है लोकल करेंसी उसमें भी डील कर रहे हैं। तो अब मामला क्या है कि एक और फाइनेंशियल एक इकोनॉमिक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स। एक मैंने आपको बता दिया CPTPP और दूसरा आ गया ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के कंट्रीज भी आप सुन लीजिए कि जनाब ब्रिक्स में कौन कौन से ममालिक हैं। आउट ऑफ टोटल 195 to 198 कंट्रीज हैं, उसके अंदर कुछ लाजिम बात ऐसी हैं, टेरिटरीज भी हैं, मतलब कंट्रीज एंड टेरिटरीज दोनों को मिला के तो वो 195 to 198 बन जाते हैं। तो अब उसमें से 40 कंट्रीज में आपको पहले बता चुका हूं, 40 कंट्रीज अब मैं आपको अंडर द ब्रिक्स बैनर बताने जा रहा हूं। दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ओरिजिनल कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स के बनाने में पहला स्टेप लिया था और इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये 5 ममालिक जिसके अंदर देखिए इनकी पॉपुलेशन देखिए आप, जो दूसरे 40 ममालिक मैंने आपको बताए हैं पहले, जो यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा के साथ मिलकर बने हैं, उनकी पॉपुलेशन का साइज थोड़ा कम है, छोटा है, लेकिन उनका इकोनॉमिक साइज बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर साइड है, जो पॉपुलेशन साइड है, वो ब्रिक्स में बहुत बड़ी है। ये है जनाब आपके ओरिजिनल मेंबर्स। उसके बाद जो न्यू मेंबर्स हैं, जो कि अगेन वो उनके मुस्तकिल मेंबर बन चुके हैं, उनमें सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, ये उनके नए मेंबर हैं जो कि उनके पास मुस्तकिल हो गए। कुछ मेंबर्स को वो कहते हैं कि ये दीज आर पार्टनर मेंबर्स। उन्होंने जो लास्ट हुई थी, इनकी मीटिंग रही थी, वो कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने शामिल भी हुए थे ये उस मीटिंग के अंदर। तो इनको पार्टनर मेंबर्स कहा जाता है। उसमें है इंडोनेशिया, टर्की, नाइजीरिया, काज़ाकिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, मलाइशिया, ये ममालिक हैं। ठीक हो गया जी, ये हैं पार्टनर कंट्रीज। उसके बाद दीगर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या उन्होंने इंटेंशन शो किए हुए हैं टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। उनमें है मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, क्यूबा, सेनेगाल, सूडान, जिम्बाब्वे, मोरक्को। ठीक है, अब ये ममालिक देखिए, इतने सारे ममालिक जो हैं, इन सब में दोनों ब्लॉक्स के अंदर USA नहीं है, अमेरिका नहीं है। इन दोनों में ममालिक में अमेरिका नहीं है। मैं आपको अब यहाँ से देखिए, जो बात मैं आपसे कहता हूँ आखिर में एक बात बताऊंगा। अच्छा, इसमें एक तीसरा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, अब BRI में वो चाइनीज़ इनिशिएटिव आपने सुन लिया, जब वो ना भी कह रहा है कि इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो तहरीक है, ये जो अमल है, जो कह लीजिए एक्टिविटी है,
ये चाइनीज़ एक्टिविटी है, चाइना का प्रोडक्ट है ये। तो उनका तो वो तो भाई सीधा समझिए कि वो तो सर्विसेज देते हैं, वो काम करते हैं जाके, वो तमाम बिजनेस के हवाले से आपको जो चाहिए, पैसे चाहिए, हुनरमंद चाहिए, एचआर चाहिए, वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मुहैया कर देंगे, आपसे टर्म्स तय कर देंगे और उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे, वो आपको कंस्ट्रक्ट करके, बना के, डिलीवर करके आपको दे देंगे। तो एवरी कंट्री इज ऑलमोस्ट हैप्पी। 122 ममालिक आउट ऑफ 195 कंट्रीज जो है 122 ममालिक BRI के मेंबर है, के पार्टनर है। तो इसका मतलब है कि वो एक बिल्कुल अलग ग्रुप बन गया है, उसके अंदर भी यूएसए नहीं है। ठीक हो गया, आगे आते हैं। तो अगर यूरोपियन ब्लॉक में, चाइनीज ब्लॉक में, BRI में यूएसए नहीं है तो फिर कौन से ममालिक रह जाते हैं जो अमेरिका के साथ हैं? अब आइए कि इन ममालिक से एक्चुअली अमेरिका को प्रॉब्लम क्या हो सकता है। देखिए, एक बात को ध्यान में रखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी क़ुव्वत है उसकी करेंसी डॉलर, जो कि इस वक्त ग्लोबल करेंसी है। दुनिया का तमाम तर कारोबार जो है वो डॉलर में हो रहा है और डॉलर को जो सिस्टम कैरी करता है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज स्विफ्ट, SWIFT। ठीक है, स्विफ्ट जो है ये एक मैसेजिंग सिस्टम है। स्विफ्ट के थ्रू जो है ना मनी ट्रांसफ़र नहीं होती, मनी कैरी नहीं करता ये मैसेजिंग सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर रहा होता है। और इसके साथ कोई 11,000 से ज़्यादा जो है आई थिंक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मुंसलिक हैं। भाई सीधी सी बात है, दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं है दुनिया में। पहले तो नहीं था, अब तो खैर आ गए हैं बहुत सारे सिस्टम। अब इस 3-4 सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुके हुए हैं और काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो मैं अब मेरे जो आप वीलॉग देखिएगा, मैंने अपने वीलॉग्स के अंदर बहुत अच्छे से बताया है कौन कौन से सिस्टम जो हैं वो एक्टिवली स्विफ्ट की जगह लेते चले जा रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो स्विफ्ट की जगह लेते चले जा रहे हैं। अभी देखिए ना, अगर फर्ज कर लें ईरान और रशिया पे सैंक्शंस हैं तो भाई उनकी तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रही है ना, तो उन्होंने तो सिस्टम बनाया हुआ है, वो तो उस सिस्टम के तहत ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कहते हैं नेट प्रैक्टिस तो ऑलरेडी उस सिस्टम पर हो ही रही है, जस्ट उसको एक्सपेंड करना है। एक सिस्टम तो वो भी अपना बना के बैठे हैं। लेकिन जो एक्चुअल थ्रेट है वो इसके बाद जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है सबसे बड़ी करेंसी क्या, ग्लोबल करेंसी, दैट इज डॉलर। अब डॉलर जो पूरी दुनिया के अंदर मूव करता है, जो कैरी होता है, वो दैट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट कोई स्टेट बैंक टाइप की किसी कंट्री का ओन्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये अमेरिका का, यूरोप का, कनाडा का, बरतानिया का, ये किसी का ओन नहीं है। ये जो कॉर्पोरेट है, ये एक बहुत सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलके इसको बनाया है और इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी इन्हीं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, अमेरिका में नहीं है। देखिए, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो यूरोपियन कंट्रीज का है। स्विफ्ट बेल्जियम में है, उस पर जो बाईलॉज अप्लाई हो रहे हैं वो यूके एंड यूरोपियन कंट्री और यूके एंड बेल्जियम और दीगर यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से हो रहे हैं। अमेरिकन बाईलॉज उस पर अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे क्या है, अमेरिका एक वीक सिचुएशन में है। अदरवाइज चूंकि उसकी करेंसी ग्लोबल करेंसी है डॉलर, तो डॉलर के ग्लोबल करेंसी होने की वजह से अमेरिकन पोजीशन स्विफ्ट के ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये पहले तो तमाम ममालिक भी अमेरिका से दबते थे, क्योंकि इनके मुल्कों के अंदर तो उसने अपने अड्डे रखे हुए थे, फौजी अड्डे रखे हुए थे। और वो फौजी अड्डे बजाय इसके कि दूसरों को डराएं, वो इन्हीं मुल्कों को डराते रहते थे। जापान में 120 अड्डे, 119 अड्डे जर्मनी में। अब बताइए, इतने बड़े जब आपके फौजी अड्डे वहाँ मौजूद होंगे, इतने सारे फौजी आपके वहाँ मौजूद होंगे, तो आपकी फ़ौज क्या करेगी? आपने तो खुद अमेरिका को दिया हुआ है कि हमारी हिफाजत करो, तो इसका मतलब आप खुद तो फौज नहीं बना रहे थे ना। जापान के पास तो वैसे ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी फौज। तो बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि अब जब सारी दुनिया, जब इस ईरान जंग में उन्होंने कहा कि ना हम आपको अड्डे दे रहे हैं अपने अमेरिका पे जंग करने के, अमेरिका पर हमला करने के लिए, और ना ही अपनी फिजा, अपनी एयर स्पेस आपको देंगे कि आप यहाँ से जाके ईरान पर हमला कर सकें। जब उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई और उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया कि आप अपने अड्डे यहाँ से लेके चले जाइए,
जब इतनी हिम्मत उनके अंदर आ गई तो अगली हिम्मत क्या हो सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा जनाब। ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने इतनी लंबी सारी आपको रिसर्च सुनाई है, सारे मुल्कों के नाम सुनाए हैं। वो क्या है कि आपका जो डॉलर है, अगर सिर्फ दोनों ब्लॉक एक अपनी न्यू ग्लोबल करेंसी ला सकते हैं, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स बड़े मजबूत ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक अपनी अपनी एक ग्लोबल करेंसी लेके आ सकते थे। पहले यूरो लाए थे ना, यूरो पिट गया, नहीं चल सका डॉलर के सामने क्योंकि डोमिनेंस थी अमेरिका की। अब अगर ये दोनों ममालिक अपना न्यू ग्लोबल करेंसी लाते हैं तो उनके पास क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट की शक्ल में मौजूद है। और सुन लीजिएगा, आज ये बहुत ज़्यादा आप देखिएगा कि जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ और सैंक्शंस लगा रहा था, मुझे डर है कि कहीं ये दोनों ब्लॉक और स्पेशली यूरोपियन ब्लॉक अमेरिका के ऊपर स्विफ्ट के इस्तेमाल की सैंक्शन ना लगा दे। मुझे लगता है ये होने जा रहा है, मुझे तो दिख रहा है ऐसा ही होने जा रहा है कि अमेरिका को बैन न कर दिया जाए कहीं स्विफ्ट के इस्तेमाल से। अगर अमेरिका स्विफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता तो भाई वही होगा जो रशिया के साथ हुआ, जो ईरान के साथ हुआ। क्या करता वो, सिर्फ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ही तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको स्विफ्ट का एक्सेस बंद कर दिया गया था। अब अगर यूरोप ने अपना एक फाइनेंशियल ब्लॉक बना लिया है और उसको सिर्फ इंतजार क्या हो रहा है, ये जो इनका सीज फायर या व्हाटएवर डिसीजन इनका होता है अमेरिका और ईरान का, तो उसके बाद जो भी फैसला हो, जो भी हो, जैसे भी हो, अल्फाज की गेम है। लेकिन होने ये जा रहा है कि अमेरिका के नीचे से तमाम तर ममालिक निकल चुके हैं और दो ब्लॉक बड़े स्ट्रांग बन चुके हैं। यूरोप वो ब्लॉक है जिसके पास क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट है, और एक दिन वन फाइन मॉर्निंग आप ये सुनने को मिल सकता है आपको कि अमेरिका के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। वो दिन इस दुनिया के लिए इंतहाई अजीब दिन होगा और मुझे नहीं पता हाउ क्विक, लेकिन मैं इसको बहुत जल्द देखता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रिसर्च, मेरी बात समझ में आई होगी। अगले एपिसोड में मैं आपको तमाम ममालिक स्पेशली कनाडा के हवाले से, क्योंकि जो कनाडा अमेरिका के साथ कर चुका है, अभी तक कर चुका है और आइंदा जो करने जा रहा है, वो बहुत अमेरिका के लिए भयानक है। अमेरिकन शायद उस तमाम कुछ को नहीं देख रहे या नहीं देखना चाहते। वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं आपको आखिर में कनाडा के लिए एक छोटे से मैं अमेरिका के एक सॉन्ग है, शायद मैं सुना पाऊँ अगर मुझे यूट्यूब ने इजाज़त दी तो आपको, और नेक्स्ट एपिसोड फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में कितनी नफ़रत, कनाडा में कितनी नफ़रत अमेरिका के लिए आ चुकी है कैनेडियंस के दिलों में। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। Your tariff man strong, and so you know you're not so great. There's not a snowball's chance in hell will be your 51st date. We should have told you this before. You don't believe this, but it's true. You really need our resources far more than we need you. So now just go, walk out the door. We do not need you. You're not welcome anymore. Weren't you the one who instigated these trade fights? You'll soon grow